रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। इफ लाइट ऑफ लाइफ। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज के प्रोग्राम में मिलवाएंगे आपको खास मेहमान से और एक ऐसी किताब के बारे में आपको जानकारी देंगे जो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने शो में आपको उन किताबों के बारे में बताते हैं जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्हें लिखने वाले ऑथर भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, ताकि और लोगों को एनकरेजमेंट मिले, आप भी इस फील्ड में लिखें और इसको एक ऐसे करियर अपॉर्चुनिटी भी हम देख सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आकाशदीप अरोड़ा साहब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी पंचायत राज्य संस्थान जयपुर में। इनसे जानेंगे, इनकी किताब का नाम है मेल्टिंग बैरियर एडवांस स्किल्स फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी या विजुअली इम्पेयर्ड। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले हमारे लिसनर्स को थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर आकाशदीप अरोड़ा, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और वर्तमान में मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर हूँ, विच इज द हाईएस्ट क्लास वन सर्विस इन राजस्थान, और डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पे हूँ इंदिरा गांधी पंचायती राज एंड ग्रामीण विकास संस्थान में, जो कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन में PRIs हैं जो रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स हैं पंचायती राज के, उनके लिए। वैसे मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड यह है कि मैं मनोविज्ञान साइकोलॉजी में MA गोल्ड मेडलिस्ट और PhD हूँ। ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, इस किताब को लिखने के पीछे आपकी क्या मंशा थी, थोड़ी हमें बताएं। ये कब आपके जहन में आया कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए? देखिए, पॉइंट इज दैट कि जहन में तो आर्टिकल्स लिखता था मैं, और मेरा एक पूरा डिसेबिलिटी का विजन था, और मैं लोगों तक मेरी एक स्ट्रांग नीड थी कि जो डिसेबिलिटी पर के बारे में जो सोशल मॉडल है उसको पहुंचाया जाए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को मेडिकल मॉडल ही डिसेबिलिटी का समझ आता है कि कोई फिजिकल इम्पेयरमेंट या कोई क्षति है बॉडी में कहीं, या सेंसरी इम्पेयरमेंट है या इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है, तो वो डिसेबिलिटी है, जबकि डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट नहीं है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो 2006 में हुई और जो हमारा नया एक्ट है, उसमें भी डिसेबिलिटी को बिल्कुल डिफरेंटली कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है सोशल मॉडल के रूप में। इसमें कहा जाता है कि डिसेबिलिटी जो है फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सेंसरी इम्पेयरमेंट, जब इन इम्पेयरमेंट्स का इंटरेक्शन होता है विद बैरियर्स, बाधाओं के साथ, और उससे व्यक्ति के समाज में समानपूर्ण भागीदारी करने की क्षमता में जब कमी आती है, तो वो डिसेबिलिटी है। यानी डिसेबिलिटी हुई व्यक्ति का समाज में मतलब पूरी तरह से इक्वल बेसिस पे पार्टिसिपेट ना कर पाना। जो रिजल्ट आ रहा है टेंट है फिजिकल इम्पेयरमेंट या मेंटल इम्पेयरमेंट और उसका इंटरेक्शन विद मतलब बैरियर्स के साथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम टोटली ब्लाइंड। अब आप एक ऐसी वर्कशॉप में मेरे को पार्टिसिपेट कराते हैं जहाँ पे मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में है, बाकी साइटेड लोग तो एक्सेस कर लेंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसमें दो फैक्टर है, मेरा इंक्लूजन नहीं हो पाया, मेरा जो है इसमें नहीं हो पाएगा, मैं इक्वल बेसिस पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर इसमें मेरी आंखें जो देख नहीं सकती, दूसरा है वो मटेरियल जो आंखों के अलावा किसी और फॉर्म में एक्सेस नहीं किया जा सकता। बट वहीं आप एनवायरमेंटल बैरियर को दूर कर देते हैं, यानी मटेरियल मेरे को एक्सेसिबल फॉर्मेट में दे देते हैं, तो मैं इंक्लूड हो पाऊंगा, और उस केस में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरी डिसेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये बैरियर मॉडल को और डिसेबिलिटी के जो एटीट्यूडनल बैरियर हैं, इंफॉर्मेशनल बैरियर हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, इन तीनों में अंतर और इनके बारे में किस तरह से एटीट्यूडनल बैरियर हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था, शेयर करना चाहता था। उस पर मैंने आर्टिकल लिखा लॉकडाउन में। फिर मन हुआ कि क्यों ना एक विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में थोड़ा डिमिस्टिफाई किया जाए, तो एक ये लिखा मैंने।
फिर आया माइंड में कि क्यों ना इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो माइंड में आया इसके एक बुक में कन्वर्ट करने की ट्राई की जाए। तो क्योंकि मैं लाइफ स्किल्स ट्रेनर रहा हूं तो मैंने देखा कि ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए कोई ऐसी लाइफ स्किल्स की किताब नहीं है जिसमें उनके नीड्स को और एग्जाम्पल्स उनसे रिलेटेड हो और उनकी नीड को ध्यान में रखा जाए। तो मैंने टेक्निक और एक्टिविटी बेस्ड लाइफ स्किल्स जो मेरी हैं उनको मैंने लिखा विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग। फिर मैंने कुछ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स का इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू किया तो मेरे को लगा कि क्योंकि अकेले मेरी जो नॉलेज है उसकी डायमेंशन सीमित है, मतलब हर पर्सन का एक एरिया होता है, बट अदर पर्सन कैन ब्रिंग वेरियस न्यू डायमेंशंस। तो इस चीज को ध्यान में रखते मैंने उनका इंटरव्यू किया, और फिर उनके इंटरव्यू को ही मैंने ट्रांसक्राइब करके अपनी बुक में शामिल किया, उनके एक्सपीरियंसेस को। देन फिर मैंने टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस का एक चैप्टर लिखा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है टेक्नोलॉजी के थ्रू, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू। एंड लास्ट में मैंने अपनी ब्रीफ लाइफ स्टोरी पे एक चैप्टर लिखा जिसे मैं गिफ्ट ऑफ लाइफ स्किल्स और असिस्टिव टेक्नोलॉजी मानता हूं, मतलब। तो ये करते करते पूरे इन चैप्टर्स में पूरी एक किताब का रूप ले लिया जो एक सिंगल आर्टिकल से शुरू हुआ था। तो दैट इज द ब्रीफ जर्नी। ग्रेट, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई हैं, थैंक यू सो मच। मैं दो चीजें आपसे समझना चाहता हूं बिगनिंग में। एक, आपने कहा कि मैंने इसमें सोशल मॉडल को डिस्क्राइब किया है डिसेबिलिटी के। ज्यादातर लोग मेडिकल मॉडल पे जीते हैं, समझते हैं डिसेबिलिटी को। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, दूसरी तरफ आपने बताया कि आपने टेक्नोलॉजी का समन्वय किया है इस पुस्तक में। अब दो चीजें मुझे यहाँ पर समझाएं कि जो आपकी किताब है मेल्टिंग बैरियर, एडवांस स्किल्स फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, तो ये दोनों कैसे मतलब हैंड इन ग्लव हैं? जैसे सोशल मॉडल एक बिल्कुल डिफरेंट हो गया और ये टेक्निकल चीजों पर अवेयरनेस या स्किल्स के बारे में बताना, ये इंटीग्रेशन कैसे किया आपने? देखिए दानिश जी, ये बिल्कुल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्यों? जैसे कि सोशल मॉडल मैंने आपको बताया कि इट इज जो बैरियर्स हैं और उसका जब इम्पेयरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है और उससे जो व्यक्ति के इंक्लूजन में बाधा आती है, इक्वल बेसिस पार्टिसिपेशन में बाधा आती है, वो है डिसेबिलिटी। अब बैरियर्स को दूर कैसे करेंगे? बैरियर्स को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी एक वेरी वेरी पावरफुल टूल है। अल्टीमेटली आज आप और मैं बात कर पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज एक्सेसिबल फॉर अस। तो हम दोनों ऐसे ही इस डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं और वैसे ही हम इसका यूज मतलब कर रहे हैं जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंटल बैरियर है वो नहीं है हमारे पास। वी आर हैविंग स्क्रीन रीडर, वी आर हैविंग एन ऐप विच इज एक्सेसिबल विद स्क्रीन रीडर्स। तो अल्टीमेटली सोशल मॉडल भी यही कह रहा है कि या तो आप डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट को खत्म कर दो या एनवायरमेंटल बैरियर को खत्म कर दो। दोनों में से एक भी चीज अगर नहीं है, डिसेबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो यही मैसेज मेरा पूरी बुक में है। तो ये कहीं पे भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है टेक्नोलॉजी जी। बल्कि मैं तो एक बात पूछूंगा, एक सामान्य व्यक्ति भी मतलब अगर अपनी कैपेसिटी को चाहे हम डिसेबल हो या सामान्य एनहेंस करना है, एक पर्सन दानिश कितनी एक घंटे में कितने किलोमीटर मूव कर सकता है? 4 से 5 किलोमीटर। ओके, और एक घंटे में आपको 750 किलोमीटर कवर करने हो तो सर फिर तो फ्लाइट पे जाना पड़ेगा। तो यू नीड टेक्नोलॉजी ना, वेदर यू आर एबल और डिसेबल डजंट मैटर। इफ यू वांट टू एनहेंस योर कैपेसिटी ऑफ योर बॉडी एंड योर ब्रेन, यू नीड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमारी कैपेसिटी को भी बढ़ाती है और बैरियर्स को भी ओवरकम करने का एक बहुत पावरफुल टूल है। दैट्स वाई मैंने इसमें एक चैप्टर इंक्लूड किया जिसमें मैंने बहुत डिटेल में टेक्नोलॉजी सिखाई नहीं है बट पॉसिबिलिटीज बताई है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मोबाइल, कंप्यूटर एंड अदर गैजेट्स के थ्रू विजुअल इम्पेयर्ड किस तरह अपनी कैपेसिटीज को एनहांस कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं क्या चैलेंजेस आए इस किताब को लिखने में और ये किस किस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? चैलेंजेस, क्योंकि फर्स्ट थिंग तो ये थी कि किताब को लिखना और उसको पब्लिश करने का मेरे को एक
पूरा ज्ञान नहीं था, लंबे समय से ये मेरा जो प्रोजेक्ट था पोस्टपोन्ड हो रहा था। तो पहला चैलेंज तो वो रहा। दूसरा चैलेंज मेरा ये था कि डेफिनेटली एडेप्ट करना चीजों को फॉर द नीड ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड, बिकॉज this book is melting various advanced skills for person with visual impairment. So ultimately visually impaired community इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। तो वो एक एडेप्टेशन जो मेरे ख्याल से काफी सक्सेसफुली हो गया विद टाइम। और नेक्स्ट थिंग वाज दैट कि अल्टीमेटली मतलब मैं टाइप कर सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, बट उसकी एस्थेटिक एस्पेक्ट, अपीयरेंस एंड तो प्रूफ रीडिंग ये फिर मेरे को करवानी पड़ी। आई हैड टू टेक विद हेल्प ऑफ सम साइटेड फ्रेंड्स। सो उससे ये मैनेज हो गया, प्रूफ रीडिंग एंड ऑल दिस। तो कुल मिला के इन द कोर्स ऑफ कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो प्लान्ड अनप्लान्ड बहुत से चैलेंजेस आते हैं और उसको डेफिनेटली अच्छे से ओवरकम एट द एंड हुए और ये अच्छे से पब्लिश भी हो पाई। और दूसरा आपका प्रश्न था कि ये किन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, तो मैंने इसको डेफिनेटली सुगम्य पुस्तकालय और बुक शेयर पे तो डोनेट किया है, ताकि हमारे विजुअली इम्पेयर्ड साथी जो इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करते हैं वो इसको फ्रीली डाउनलोड करके पढ़ पाए। क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव इससे कुछ रेवेन्यू या प्रॉफिट अर्न करना नहीं था। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारी कम्युनिटी इसको पूरा लाभ उठा पाए इसका और इन स्किल्स पे काम कर पाए। दूसरा मैंने इसको बट अमेज़न और किंडल पे भी डाला है। जो इन प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा फेमिलियर हैं या पसंद करते हैं तो वो इस पे परचेज करके पढ़ सकते हैं इस बुक को। और बाई ओनली विजुअली इम्पेयर्ड, समाज में अवेयरनेस की जरूरत तो हमसे ज्यादा साइटेड लोगों को है, क्योंकि तभी एटीट्यूडल बैरियर्स पे भी काम करना है, तो दे कैन आल्सो रीड इट। प्लस इंटरव्यूज जो मैंने लिए हैं हमारी डिसेबल पर्सन्स के बहुत इंस्पायरिंग है। एक एक स्टोरी अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है टू टच, मूव एंड इंस्पायर ए पर्सन। प्लस लाइफ स्किल्स हैं, इंक्लूसिव पैटर्न पे हैं कि वो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के काम आएंगे, बट इंक्लूसिव का होने का ये मतलब नहीं कि सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के पर्सन के लिए, ये इंक्लूसिव पैटर्न पे है। सो साइटेड पीपल भी उतना ही इससे बेनिफिट उठा सकते हैं इन लाइफ स्किल्स को लर्न करके जितना, या प्रैक्टिस करके जितना कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन उठा सकता है। डॉक्टर साहब, इसी से मेरा सवाल है कि जो हमारे चैलेंजेस है, जो सोशल मॉडल की आपने बात की डिसेबिलिटी के, वो तो हर डिसेबल्ड के लिए है, और जो टेक्नोलॉजी का यूज आप बता रहे हो, जो इम्पोर्टेंस बता रहे हो, वो भी तमाम डिसेबिलिटीज के लिए है। फिर आपने अपने टाइटल में विजुअली इम्पेयर्ड को ही क्यों रखा? जब आपने टाइटल ऐसा रखा है तो ये मैसेज आता है कि शायद ये किताब सिर्फ ब्लाइंड के लिए है, मेल्टिंग बैरियर एडवांस स्किल फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल। तो इसको वाइडर लेवल पे आपने पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज नहीं किया, जस्ट विजुअली इम्पेयर्ड या किसी भी तरह का डिसेबिलिटी का टैग क्यों नहीं हटाया आपने? देखिए, कुछ पार्ट होता है जो जनरलाइज होता है। जब हम बात करते हैं कि मतलब जैसे लाइफ स्किल्स हैं, डेफिनेटली सबके काम आएंगी। जो इंटरव्यूज हैं, डेफिनेटली हर इंसान, अगर किसी एक पर्सन जिसने ऑल ऑड्स को ओवरकम किया और नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट करी जो हम सामान्य रूप से कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं करते, वो सबको मोटिवेट करेंगी। बट क्योंकि मैं इसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज भी डालना चाहता था और मतलब बेसिकली कई और चीजें थी, तो मतलब जो एक्सक्लूसिवली अगर हम 2016 का एक्ट देखें तो 21 कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटीज आर देयर। सो सबके लिए कंटेंट सबकी नीड को के अकॉर्डिंग सारा का सारा कंटेंट डालना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाती है। इसलिए मेरा टारगेट था कि प्राइमरीली विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, मतलब एक बार, और फिर लेटर ऑन द थिंग कैन बी एनहांस्ड फॉर अदर्स इन लेटर एडिशंस और अदर बुक्स। बट एक बार मैं मतलब इसको एक एरिया में थोड़ा डीप जाना चाहता था। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कितने चैप्टर हैं इस किताब में? देखिए, 60 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर तो जिसमें मैंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी और इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सोसाइटी,
इस पे है, जिसपे मतलब पूरा मैंने डिफरेंट टाइप के, जो मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है इसका, कि मैंने किस किस तरह से बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैंने ऑब्जर्व किया कि बैरियर्स जो दिखते नहीं है, इंफॉर्मेशन और एटीट्यूडनल बैरियर जो है, जो दिखते नहीं है, बट वो बहुत पावरफुल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, मतलब अल्टीमेटली। सो उनके ऊपर बड़े कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स ह्यूमरस वे में या कुछ चीजों के संजीदगी से भी मैंने टच किया। और देन मैंने मतलब डीमिस्टिफाइंग विजुअल इम्पेयरमेंट, उसके बारे में एक पूरा चैप्टर सेकंड लिखा है। देन लाइफ स्किल्स के ऊपर, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर एक पूरा हमारा चैप्टर है, जिसमें वो सिर्फ एक लेक्चर फॉर्म नहीं है, उसमें टूल्स टेक्निक्स है, और हर चैप्टर के एंड, हर टॉपिक के एंड में एक्टिविटी है जिसको आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करके उनको अपनी टेक्निक्स को अपनी हैबिट्स में ला सकते हैं। देन मैंने इंटरव्यूज लिखे हैं इसमें ऑफ एम्पावर्ड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और फिर मैंने इसमें मतलब अपना टेक्नोलॉजी पे एक चैप्टर है, एंड देन अल्टीमेटली मेरी पर्सनल लाइफ स्टोरी और लाइफ एक्सपीरियंसेस पे एक चैप्टर है। तो इस तरह से ये चैप्टर स्कीम है। जी, क्या आप किसी और किताब के ऊपर भी काम चल रहा है, और क्या फीडबैक रहा लोगों का इस किताब पर? देखिए, फीडबैक जो मेरे को लोगों ने बताया, उनको एक तो मतलब लैंग्वेज इसकी पसंद आई, कि इट इज नॉट टेक्निकल, इसमें डे टू लाइफ के एग्जांपल्स हैं, ह्यूमर है, कुछ इमोशनल टच है। सो जब भी इसको पढ़ते हैं तो उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि वी आर रीडिंग समथिंग वेरी प्लेजेंट, लर्निंग विद एंजॉयमेंट। दूसरा मतलब मेरे को इस पे कंटेंट पे भी अच्छा फीडबैक है कि मतलब कि जैसे जब मैंने एटीट्यूडनल बैरियर्स की जहां जहां बात करी, तो इन एंगल से आपने लोग कहते हैं कि हमने कभी डिसेबिलिटी को नहीं देखा था। सो एक एग्जांपल, मैं 2 एग्जांपल से आपको फर्स्ट चैप्टर को इलस्ट्रेट करूंगा कुछ बातें। कि एक चीज है कि साइटेड लोग या फिजिकली एबल्ड लोग जो होते हैं, उनमें भी क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो हर काम कर सकता है? आई गेस नो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं कर सकता? आई गेस नो। और अगर कोई कहेगा कि कोई कुछ एक पर्सन है जो कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, इसलिए नथिंग इज यूजलेस। सो बट वो अपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे एक दूसरे को एबल या डिसेबल नहीं कहते। तो वो बाउंड्री जब उन लोगों के बीच आपस में नहीं है, तो वही चीज हम पे लागू होती है। हम कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो वो बाउंड्री उनके और हमारे बीच में क्यों रहे? सो हेलन केलर ने एक बार कहा था, इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट लाइक एवरीवन बट स्टिल आई एम वन। इट्स ट्रू दैट आई कैन नॉट डू एवरीथिंग बट स्टिल आई कैन डू समथिंग, and the fact that I cannot do everything does not mean that I will refuse to do that something which I can do। तो यही आधार मैंने अपनी बुक में थॉट बनाई है कि मैं सब काम नहीं कर सकता, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं वो काम भी करने से रिफ्यूज कर दूंगा जो मैं कर सकता हूँ। देन तानिश जी, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बहुत से लोगों से मिले होंगे, आपकी लाइफ में सबसे फिजिकली वीक पर्सन कौन मिला आपको? आपको देख के लगे इससे वीक तो कोई हो ही नहीं सकता? नहीं, अब नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ कई बार लगता है ऐसा। लेकिन जो फिजिकली वीक होते हैं मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ, बट मैंने ऑब्जर्व किया। बस ये है। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, या कोई मैंने कहीं सुना भी था, और मैंने खुद ने उस एक्सपीरियंस को किया था, और एक जगह पे मैंने किसी और पर्सन से भी सुना था ये। मैंने अपने बेटे को जब अपनी आर्म्स में लिया, उसका बर्थ हुआ था, तो मेरे को लगा कि जो डिसेबिलिटी की सोशल मॉडल की डेफिनेशन है, उसकी सारी की सारे पैरामीटर्स एक इन्फेंट पूरे करता है। बिकॉज फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं है, मतलब ही इज टोटली डिपेंडेंट। बट मुझे उसमें डिसेबिलिटी क्यों नहीं दिखी? मुझे उसमें डिसेबिलिटी आंसर इसलिए नहीं दिखी क्योंकि मुझे उसमें पॉसिबिलिटीज दिखी कि ये अगर आज ये वीक है, बट इस विद एज इसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगा और प्रॉपर न्यूट्रिशन और नर्चरिंग मिलेगी, तो ही कैन डू एनीथिंग। मतलब क्योंकि ह्यूमन और एनिमल में यही तो डिफरेंस है बेसिकली, कि एनिमल्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो सीमित है, राइट? ह्यूमन बीइंग की पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। वो
कुछ भी बन सकता है अपनी लाइफ में, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, मतलब कि ये इन्फेंट बड़ा होके क्या बनेगा। वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो अचीव कर सकता है, वो बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकता है। सो मेरा जो यहाँ पे सबमिशन है कि अगर हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं तो हमें डिसेबिलिटी नहीं दिखती। तो अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज में हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं, राइट, तो हमें उनमें डिसेबिलिटी दिखेगी नहीं, हमें ये दिखेगा कि उनके बैरियर्स हम दूर करके कैसे हम या अपने बैरियर्स हम दूर करके कैसे हम कर सकते हैं, अपना बेस्ट पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरा विजुअल इंपेयरमेंट का डायग्नोसिस हुआ, मेरी मदर ने डॉक्टर से पूछा कि इसका स्कूल जाने का, 3.5 साल की उम्र की बात है, तो स्कूल जाने का क्या रहेगा। तो डॉक्टर सेड, मैडम आप इसकी पढ़ाई वढ़ाई तो भूल जाइए। क्या कहा, पढ़ाई वढ़ाई तो भूल जाइए। मदर सेड कि मैं रोती हुई हॉस्पिटल से आई थी बाहर कि मैं बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। और मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, अपना पूरा बता दिया। तो द थिंग इज दैट कि जितनी पॉसिबिलिटी उस ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने मेरे में देखी उससे ज्यादा थी, राइट। सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि किस पर्सन में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जस्ट एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी। इसलिए पॉइंट इज दैट कि अगर हम पॉसिबिलिटीज के एंगल से देखेंगे तो डिसेबिलिटी हमें शायद दिखे भी ना। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, 2 सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात की है इस पुस्तक में। हमें डिसेबिलिटी के अलग अलग मॉडल्स के बारे में बताएं जो आपने समझे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, जब पढ़े हैं। और दूसरा, क्या राइटर बनना, ऑथर बनना एक प्रोफेशन हो सकता है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए? देखिए, पहला क्वेश्चन तो बेसिकली मैं जब मैंने अध्ययन किया तो मेरे को 2 व्यू पॉइंट ही एनकाउंटर हुए। पहला था अपना मेडिकल मॉडल, जिसमें इम्पेयरमेंट को डिसेबिलिटी मान लिया जाता है कि पर्सन का ना देख पाना, ना सुन पाना, ना चल पाना, ना बोल पाना, सो एंड सो इज डिसेबिलिटी, है ना। यानी हम कहीं ना कहीं फिजिकली या इंटेलेक्चुअली दूसरों से कमतर हैं, वो एरिया, वो डिसेबिलिटी। दूसरा, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया कि सोशल मॉडल में डिसेबिलिटी का आधार बनाया गया है कि इम्पेयरमेंट इज नॉट डिसेबिलिटी, बल्कि इंसान का फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी में ना हो पाना इज ए डिसेबिलिटी। और ये फुल इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो पाने का 2 फैक्टर के कारण से अगर नहीं होता तो वो डिसेबिलिटी है। पहला इम्पेयरमेंट, और दूसरा जो एनवायरमेंटल या जो भी डिफरेंट फॉर्म के बैरियर है, मतलब। तो अल्टीमेटली अब एक बिल्डिंग है जहाँ पे एक व्हीलचेयर बाउंड या व्हीलचेयर यूजर जो है उसको बुलाया जाता है फॉर गिविंग ए लेक्चर, बट अल्टीमेटली उसमें रैंप नहीं है, सीढ़ी ना लिफ्ट है, सीढ़ी 3री मंजिल पे बुलाया जाता है, सीढ़ियां हैं, वो नहीं आ पाएगा। वहां पे उसका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया। इस इक्वल पार्टिसिपेशन ना हो पाने का पहला कारण है उसकी लेग्स जो चल नहीं सकती। दूसरा फैक्टर है वो बिल्डिंग जिसमें रैंप या एलिवेटर नहीं है। इन दोनों का इंटरेक्शन की वजह से उसका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा। अब आप एक फैक्टर हटा दीजिए दोनों में से, या तो उसका इम्पेयरमेंट खत्म कर दीजिए या उस बिल्डिंग में रैंप या लिफ्ट लगा दीजिए ताकि उसकी व्हीलचेयर के साथ वो मूव कर पाए, तो वहां पे उसका इक्वल पार्टिसिपेशन हो पाएगा। देन कैन वी कॉल हिम डिसेबल इन दैट सिचुएशन। तो हमें समझना होगा कि डिसेबिलिटी इज नॉट ऑल और नन फिनोमेना, इट इज सिचुएशनल। जिस सिचुएशन में बैरियर नहीं होते उस सिचुएशन में व्यक्ति का इंक्लूजन नहीं हो पाता, ही इज डिसेबल। और जिस सिचुएशन में बैरियर आ जाते हैं उस सिचुएशन में वो डिसेबिलिटी फील करता है, बिकॉज उसका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता। तो एक तो ये बात रही। तो डिसेबिलिटी के कुछ और भी मॉडल्स हैं ना डॉक्टर साहब, जैसे चैरिटी या रिलीजियस मॉडल, या अभी जो चल रहा है टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल। तो आपने बेसिकली अभी कंपेयर किया है सोशल और मेडिकल को इसमें। बिल्कुल। अब वो मॉडल्स जो हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो बैरियर्स पे बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी है या कम्युनिकेशन। देखिए, 4 तरह के बैरियर्स समझेंगे अपन। फिजिकल बैरियर है कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो हमारे लिए कंड्यूसिव नहीं है। दूसरा है इंफॉर्मेशनल बैरियर की जानकारी ही नहीं है, राइट।
तो अपनी ट्रेनिंग्स में मैं जब लेक्चर देता हूँ पावर पॉइंट से, तो मैं हमेशा ये पूछता हूँ कि मतलब आप में से पार्टिसिपेंट को कितने लोगों को पता था कि विजुअली ब्लाइंड पर्सन लैपटॉप और मोबाइल एक सामान्य व्यक्ति जैसा ही ढंग से यूज कर पाता है। मोस्ट ऑफ देम से नहीं सर, हमने इमेजिन भी नहीं किया था ये चीज। तो मेरा क्वेश्चन रहता है कि क्या आप मुझ में उतनी पॉसिबिलिटी अब जितनी देख पा रहे हैं उतनी पहले देख पाते हैं? सबका रिप्लाई था नो। तो पॉइंट इज दैट कि इंफॉर्मेशन बैरियर, जानकारी का अभाव एक बहुत बड़ा बैरियर है। तीसरा, एटीट्यूडनल बैरियर, एक बहुत सारे इरेशनल एटीट्यूड्स हमारे डिसेबिलिटीज को लेके होते हैं, जिसमें आपने जो बातें कही कि चैरिटी मॉडल है कि ये पर्सन क्या करेगा, इनको तो ये दे दो, चैरिटी दे दो, सपोर्ट दे दो, डोनेशन दे दो, एम्पावर। बट दूसरा डेवलपमेंटल मॉडल है डेफिनेटली, जिसमें यह है कि उन्हें टेक्नोलॉजी के थ्रू, स्किल्स के थ्रू, नॉलेज के थ्रू एम्पावर किया जाए सो दैट दे कैन harness their true potential. So, and then there is communicational barrier, जहाँ पे the medium of communication जो है वो हमारे लिए accessible नहीं है, जिसमें हम अपनी बात दूसरों को नहीं कह पाते या दूसरे नहीं कह पाते। जैसे मैं दीपेंद्र मनोचा सर को एक बार सुन रहा था, तो उनका कहना था कि जब फर्स्ट टाइम, मैं जब तक रिकॉल कर पाऊँ, उन्होंने वर्ड में अपना टॉकिंग स्क्रीन रीडर की हेल्प से लिखा, तो उनको पहली बार लगा कि ही इज मतलब कि वो चीज उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट थी, क्योंकि वो मटेरियल था जो वो भी एक्सेस कर पा रहे थे और सामान्य व्यक्ति भी एक्सेस कर पा रहा था। वो उसमें कोई ये नहीं था कि सिर्फ मेरे लिए एक्सक्लूसिवली या सामान्य, ही फेल्ट इंक्लूडेड। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं। तो डेफिनेटली आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है कि डेफिनेटली ये सब मॉडल्स बहुत भांति भांति क्लासिफिकेशन है और भांति भांति के वे में चीजों को कॉम्प्रिहेंड करने की ट्राई की गई है। मेरा जो अगला सवाल था कि क्या ब्लाइंड एक ऑथर बन सकता है प्रोफेशनली और एक लाइवलीहुड का भी जरिया बन सकता है क्या? देखिए, ये बात है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा ये आप ही आपके शो में रेगुलर ऑडियंस भी देखती होगी कि आप इतने डाइवर्स कॉम्पिटेंसी के लोगों को लेके आते हैं। कोई ऑथर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, मतलब कोई बैंकर है, इवन मतलब मैथमेटिक्स एंड IITian भी होंगे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये चीज एबिलिटी और डिसेबिलिटी से नहीं होती डिसाइड कि किस पर्सन में कितना कॉम्पिटेंसी है। राइट पर्सन को अगर राइट टाइम पे अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि उसमें जो टैलेंट है उसको पहचानने की, अपने कॉम्पिटेंसीज को निखारने की और उसको पहचानने की, तो अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अपने वोकेशन या अपने टास्क को चुनने की, मैच करने की, देन ही कैन डू वंडर्स। क्योंकि हर पर्सन में मतलब किसी ना किसी एरिया में ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। मतलब तो ये भी यहाँ पे जैसे आपने पूछा कि तो ब्लाइंड पर्सन के लिए ऑथर बनना, अगर उसमें पोटेंशियल है, इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, तो बहुत ही बढ़िया। और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में तो लिखना इज, अगर आप में लिखने का टैलेंट है तो लिखना इज वेरी वेरी इजी, उसमें बहुत बड़े बैरियर्स नहीं आते हैं। जी डॉक्टर साहब, कुछ और जो मैंने आपसे नहीं पूछा आपकी किताब से रिलेटेड जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी, देखिए आपने जो बात रखी है कि इसमें 2-3 पॉइंट्स मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ जो मैं शेयर करना चाहूंगा, जो अभी तक अपनी बात नहीं। पहली बात, सोसाइटी में एटीट्यूडनल बैरियर्स बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब अल्टीमेटली जनरलाइज किया जाता है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को आपने देखा, आपने उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे, आपने पूरी की पूरी कम्युनिटी पे जनरलाइज कर दिया। एक पर्सन मेरे से कह रहा था, मैंने एक विजुअली इम्पेयर्ड टीचर से मिला था, लेजी था, तो ब्लाइंड लोग तो बड़े एम्प्लॉयज बड़े लेजी होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं कहा पहली बात, आपने कोई साइटेड व्यक्ति लेजी देखा है? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा कि पहली बात तो आपको 2 चीजें देखनी चाहिए कि एक पर्सन के बेस पे आप जनरलाइज कर रहे हो पूरी कम्युनिटी पे। दूसरी बात,
अगर साइटेड लोग भी लेजी होते हैं तो क्या ये आप लोगों का विशेषाधिकार है कि आप ही लोग लेजी हो सकते हैं? क्या कभी हम लेजी नहीं हो सकते? पॉइंट इज दैट कि मैं जो चीज एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ कि जो जनरलाइज किया जाता है कि एक पर्सन में ट्रेट देखा। एक बार ये था कि मतलब एक गेट टुगेदर में आई वॉज देयर, किसी ने मेरे से पूछा आप ड्रिंक्स लेंगे? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लेता हूँ ड्रिंक्स। तो उसने बात वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी, बट आगे बात गई कि मेरे कांटेक्ट में एक प्रोफेसर हैं जो डेली ड्रिंक लेते हैं, टोटली ब्लाइंड है। अब ये लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत से सामान्य लोग भी नहीं लेते, बहुत से सामान्य लोग लेते हैं, मे भी बहुत से ब्लाइंड लोग ड्रिंक लेते होंगे, बहुत से नहीं लेते होंगे। तो इट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आ जाती है। बट जिस पर्सन को मैं जानता नहीं, जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं रखता था, राइट? सो इस तरह से फाइनली मैं पूछता हूँ, एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जो मतलब ये एक्सेसिबिलिटी की बात आती है, मतलब इंक्लूजन की बात आती है कि रैम्प बन जाए, स्क्रीन रीडर्स हों, मतलब ऑल दिस, तो ये हमारे लिए तो लाभदायक है। सारी एनवायरमेंटल बैरियर्स का दूर होना हमारे लिए लाभदायक है, बट क्या सामान्य व्यक्तियों के लिए बाधक है? सपोज एक सामान्य व्यक्ति है, फिजिकली नॉर्मल, उसके पास ट्रॉली बैग है, उससे अगर हमें रैम्प या स्टेयर्स दोनों का ऑप्शन दे कि स्टेशन में मतलब उसे ब्रिज क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है रेलवे स्टेशन पे, तो वो क्या प्रेफर करेगा? जाहिर सी बात है वो रैम्प से जाना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसके हाथ में ट्रॉली बैग है। तो रैम्प का बनना हमारे लिए तो बड़ी हेल्प हो जाएगी, जो जिससे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, बट सामान्य व्यक्ति के लिए कोई बाधा नहीं है, उनके लिए भी हेल्प ही होगी। तो मेरा ये सबमिशन है कि ये जो बैरियर्स हैं कि एक्सेसिबिलिटी हमारे लिए है, या हम एक व्यक्ति को आपने देखा और उसके बेस पे आपने पूरी कम्युनिटी पे कंक्लूजन निकाल दिया, तो ये एक तो एटीट्यूडनल बैरियर्स पे काम होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना। दूसरा मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि हमारे बाहर ही नहीं, इंफॉर्मेशन एटीट्यूडनल बैरियर हमारे अंदर, हम डिसेबल्ड कम्युनिटी में भी होते हैं, हमें अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है। एग्जाम्पल, मैं एक ट्रेनिंग में एक पार्टिसिपेंट थी विजुअली इम्पेयर्ड, मैं उस ट्रेनिंग को लीड कर रहा था। तो फोटो सेशन कराने की बात हुई, तो उनका कहना था कि मैं तो ब्लाइंड हूँ, मैं क्या करूँगी फोटो खिंचा के, आप लोग खिंचा लो। तो भाई पॉइंट इज दैट कि अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामान्य व्यक्ति हमारे वर्ल्ड से जुड़े, हमारी तरफ एक फ्लेक्सिबल हो, तो हमें भी उनकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हमें भी उसका पार्ट बनना पड़ेगा। सो दे आस्क्ड मी कि आप सर आएंगे? मैंने कहा बिल्कुल। आधा घंटा फोटो की ग्रुप फोटोग्राफ हुई, उन्होंने इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स भी करी, ऑल दिस हुआ, उन्होंने भी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया। दैट इज बेटर एटीट्यूड आई थिंक, रादर देन जस्ट एक्सक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि आई कैन नॉट सी। तो ये एटीट्यूडनल और इंफॉर्मेशनल बैरियर हमारे अंदर भी हैं, और हमें अपने आप को इंफॉर्मेशन से और पॉजिटिव एटीट्यूड से एम्पावर करना पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज की कोई सीमा नहीं थी। एक तो ये बात कहना चाह रहा था। दूसरा मैं मेंशन कर रहा था कि जो मैंने पर्सन्स को इंटरव्यू किया, जैसे अवनी लेखरा जो हैं पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने, और एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, एंड बहुत मोटिवेटिंग एक्सपीरियंस रहा। और विजुअल इम्पेयर्ड पीपल, वीना मेहता वर्मा मैम, एंड जो अपना मधुबाला जी का इंटरव्यू किया मैंने। तो हर पर्सन से बात करते हुए एक बहुत डिफरेंट डायमेंशन मेरे को भी बहुत कुछ सीखने को मिला, कि हाउ दे ओवरकम देयर बैरियर्स। एंड बाकी मतलब ये कि मैंने अपनी लाइफ स्टोरी तो शेयर की है कि उसमें मैंने कैसे कैसे ओवरकम किया, एंड किस तरह से मैंने पेरेंटिंग में अपने बच्चे के साथ किस तरह से इस तरह से कि ही साइटेड, तो उसके साथ कैसे मैंने इंक्लूसिव पैटर्न पे एक्टिविटीज डिजाइन करी, कैसे मैंने अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट फेजेस में अपने टास्क को किया। एंड
किस तरह से लाइफ स्किल्स का मैंने अपनी लाइफ में यूज करा, जिससे कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी पे बेटर वर्क कर पाया। सो दीज आर द थिंग्स। तो मेरा इसलिए जो मैसेज है कि इस बुक को एक बार आप लोग सब लिसनर्स हैं पढ़ें। डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड जरूर करेगी आपकी लाइफ में, एंड यू विल एंजॉय इट आल्सो। बिल्कुल, बेशक। तो लिसनर्स, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, मेल्टिंग बैरियर एडवांस स्किल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। तो जरूर पढ़ें। बुक शेयर पे फ्री है, सुगम्य पुस्तकालय पर फ्री है, लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इसको जरूर अमेज़न से खरीदें। अपने दोस्तों को भी बोलें, रिश्तेदारों को भी बोलें, इस किताब को पढ़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स इस किताब में डॉक्टर साहब ने डाले हैं। अगले सप्ताह किसी और पर्सनैलिटी से मुलाकात होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें कीमती समय देने के लिए। थैंक्स अ लॉट, माय प्लेजर। बेस्ट विशेस। तो अगले सप्ताह होगी मुलाकात किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। कैसा लगा आपको ये शो, हमें यूट्यूब पर कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुकून से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा।